Rahim. Assalamu alaikum. In this video lecture we are going to discuss chapter number 10, gaseous exchange of class 10th, and the topics that we are going to study is the mechanism of breathing along with respiratory disorders. तो पहले डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को। तो ब्रीथिंग है क्या? द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड एज ब्रीथिंग, यानी कि आप जो फिज़िकल मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं वाइल टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट ऑक्सीजन इज़ नोन एज ब्रीथिंग। तो टू फेजेस हैं ब्रीथिंग के। नंबर 1 इज़ इनहालेशन और इंस्पायरेशन, और दूसरा है एक्सहालेशन और एक्सपायरेशन। तो पहले बात करते हैं इनहालेशन की। तो इनहालेशन क्या है? जब आप इंस्पायर कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप सांस अपने अंदर लेकर जाते हैं तो रिब मसल्स जो होते हैं आपके क्या कर जाते हैं? कंट्रैक्ट कर जाते हैं, और आपके जो रिब्स होते हैं वो रेज्ड हो जाते हैं, और जो डोम शेप डायाफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट कर जाता है और नीचे लोअर साइड पे आ जाता है। ठीक है, और ये जो एरिया होता है, ये जो मूवमेंट होती है, ये इंक्रीज करती है एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी विच अल्टीमेटली रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो आउटसाइड से प्रेशर गैसेस आएंगी और वो प्रेशर को क्या करेंगी? मेंटेन करने की कोशिश करेंगी दोनों साइड पे। दिस इज़ नोन एज इंस्पायरेशन और इनहालेशन। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब आप इंस्पायर कर रहे होते हैं, जब आप सांस को अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं तो रिब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और रिब मसल्स रेज्ड हो जाते हैं। जब रिब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और रिब रेज्ड हो जाते हैं तो आपका जो डोम शेप डायाफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और लोअर्ड हो जाता है। जब डोम शेप डायाफ्राम आपका कंट्रैक्ट हो जाता है और लोअर्ड हो जाता है तो ये मूवमेंट्स जो होती हैं, दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी कि जब आपके मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिब रेज होते हैं, डोम शेप डायाफ्राम कंट्रैक्ट होता है और लोअर्ड होता है, तो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया होता है ना वो क्या कर जाता है? एरिया इंक्रीज कर जाता है, और उसके इन साइड जो प्रेशर इन लंग्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे, उनमें स्पेस ज़्यादा आ जाएगी, और एयर प्रेशर जब वहाँ पे कम होगा तो आउटसाइड से आपके पास एयर आएगी। ठीक है, और आउटसाइड से एयर आके इनसाइड एडजस्ट होगी और दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वलाइज हो जाएगा। यानी कि इनके इनहालेशन के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स होंगे आपके पास? डायफ्राम कंट्रैक्ट कर रहा है और लोअर्ड हो जाएगा, और मूवमेंट जो डोम शेप डायफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट और लोअर्ड हो जाएगा। मूवमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये जो मूवमेंट्स होंगी डायफ्राम की और मसल्स की, ये एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज कर देंगे और प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम हो जाएगा। ठीक है, और लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे, और फिर आउटसाइड से एयर आएगी और इनसाइड उस लंग्स में एयर फिल अप हो जाएगी, और आउटसाइड और इनसाइड एयर का लेवल क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। दिस इज नोन एज इनहालेशन और इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन और एक्सहालेशन में क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखें, जब एक्सपायरेशन हो रही होती है तो ये या इनहालेशन हो रही होती है तो ये इंस्पायरेशन और इनहालेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब इसमें रिब मसल्स कंट्रैक्ट नहीं करते बल्कि रिलैक्स हो जाते हैं और रिब्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आते हैं। लेकिन उसमें क्या बात की थी इंस्पायरेशन में कि रिब मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे थे और रिब रेज्ड हो रहे थे। इधर रिब मसल्स क्या हो रहे हैं? रिलैक्स हो रहे हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं, और डायाफ्राम रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, उधर डायाफ्राम क्या हो रहा था? कंट्रैक्ट हो रहा था और लोअर्ड हो रहा था। इधर डोम शेप डायाफ्राम क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा, और इनसाइड द प्रेशर, पहली बात एरिया इन द थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर इनसाइड द लंग्स ज़्यादा हो जाएगा, जिसके नतीजे में लंग्स कंट्रैक्ट करेंगे और एयर को एक्सपेल आउट बाहर साइड पे कर देंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, इंस्पायरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है? रिब मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और रिब्स रेज हो जाते हैं। एट द सेम टाइम डोम शेप जो डायाफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट और लोअर्ड हो जाता है, और इनसाइड द थोरेसिक कैविटी एरिया ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। आउटसाइड से एयर आती है और प्रेशर को लेवल करती है। एक्सपायरेशन और एक्सहालेशन में क्या होगा कि आपके रिब मसल्स रिलैक्स होंगे, रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन आएंगे, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, डोम शेप जो आपकी सरफेस होगी डायाफ्राम की वो रेज्ड हो जाएगी। ठीक है, इससे इनसाइड द थोरेसिक कैविटी एरिया कम हो जाएगा और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। जब एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सपायरेशन और एक्सहालेशन। देखें, एक्सपायरेशन और एक्सहालेशन जब हो रही होती है तो इस चीज़ में देखने वाली बात यह है कि जब आप नॉर्मली ह्यूमन जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होता है जब आप रेस्ट पे होते हैं।
जब ये ब्रीथिंग रेट जो होता है ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जो कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जब आप नॉर्मली कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, या हार्ड जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपका जो सेल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर की तरफ, और फिर वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ पैगाम लेके जाते हैं और बताते हैं कि भाई अब आपका जो ब्रीथिंग रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर लंग्स ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करेंगे। कैसे, देखें, जब आप कोई भी हार्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके जो मसल्स होंगे वो कैरी आउट करेंगे रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, विच इज़ रिलीज इन द ब्लड। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वो ब्लड में क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करेगी ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सेंटर को। जब वो स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो मैसेज सेंड करेगा रिब मसल्स को, और रिब मसल्स को जब मैसेज जाएगा तो रिब मसल्स एंड डायफ्राम क्या करेंगे, इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है, और अलाउ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो जाए लंग से, बॉडी एयर के थ्रू क्या हो जाए, एग्जॉल हो जाए, ठीक है, या एक्सपेल्ड हो जाए एयर, ठीक है। और ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइजेज आपको 30 to 40 टाइम्स क्या होता है, आपका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसमें देखें आपके पास जो ऑक्सीजन कंटेंट है इंस्पायर्ड 21% होता है और एक्सपायर्ड 16% या 16.4% के अराउंड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप टेक इन करते हैं वो 0.03% होती है, लेकिन डिफरेंट बुक्स के अंदर जो आपके पास 0.04% तक भी मेंशन की गई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 4% के राउंड अबाउट होती है, नाइट्रोजन कई बुक्स में 79 मेंशन की गई है, 78% के राउंड अबाउट क्या होती है, ये इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होती है। इसके अलावा रिमेनिंग कंटेंट शामिल हैं इसके अंदर। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को लास्ट टाइम फिर मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों के, आप जब फिजिकल मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो गैसेस एक्सचेंज के साथ, तो ये आपकी टर्म ब्रीथिंग में आती है। ब्रीथिंग दो तरह की होती है, इनहालेशन जिसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं, और दूसरी एक्सहालेशन है जिसे एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, जब आप इंस्पायर कर रहे होते हैं, जब किसी ऑक्सीजन को या किसी गैस को अपनी बॉडी के अंदर या एयर को अंदर लेके जाते हैं, तो रिब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और रिब्स रेज्ड हो जाते हैं। जब भी रिब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स रेज्ड होते हैं, और डोम शेप डायाफ्राम कंट्रैक्ट होकर लोअर्ड हो जाता है, ठीक है। और ये मूवमेंट अलाउ करती हैं कि एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी ज़्यादा हो जाए और लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाए, तो आउटसाइड से एयर आएगी और उस प्रेशर को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहालेशन और इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन और एक्सहालेशन में क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा इंस्पायरेशन और इनहालेशन से। इसमें रिब मसल रिलैक्स हो जाएंगे, रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन जाएंगे, डायफ्राम आपका रिलैक्स हो जाएगा, और डोम शेप सरफेस जो होगी आपके डायफ्राम की वो रेज हो जाएगी, जिससे एरिया रिड्यूस हो जाएगा थोरेसिक कैविटी का, और इनसाइड द लंग्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और लंग्स कंट्रैक्ट करेंगे और एयर को एक्सपेल आउट कर देंगे। जब आप नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथिंग रेट भी आपके पास 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, और ये ब्रीथिंग रेट जो होता है ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो इसको कंट्रोल करता है, जो वेरी सेंसिटिव होता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में। जब आप हार्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस और डिफ्यूज हो रही होती है ब्लड के अंदर, तो ब्रेन से ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, पैगाम भेजता है, ठीक है, और जब वो मैसेज सेंड करता है रिब मसल्स और डायफ्राम को, तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग का रेट को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड क्या हो जाती है, मूव आउट ऑफ द बॉडी हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मली ये जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तब 30 to 40 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग रेट आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% इंस्पायर्ड फॉर्म में होती है और एक्सपायर्ड फॉर्म में 16% या 16.4% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% या 0.03% होती है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेंशन किया गया, एक्सपायर्ड 4% होती है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो होती है वो 78 से 79% के राउंड अबाउट होती है। तो ये इंस्पायरेशन का टेबल है जिसमें आप कितनी गैसेस को टेक इन करते हैं परसेंटेज में और कितनी को क्या करते हैं, एग्जॉल आउट करते हैं, ये उसकी कंसंट्रेशन डिस्कस की गई है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। देखें आपके पास नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पीपल्स को, ठीक है। तो इसकी जो परसेंटेज होती है वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान में ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्या है, पोल्यूटेड है। तो उनमें सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ जाता है वो आपके पास ब्रोंकाइटिस आता है।
तो ब्रोंकाइटिस वर्ड से क्लियर है कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होता है। इसमें क्या होता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिससे आपकी जो ट्यूब्स हो जाती हैं, ट्यूब्यूलर वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, ठीक है। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नर्विंग ऑफ ट्यूब। यानी कि जब बेसिकली जब ब्रोंकाइटिस आपको होता है तो आप ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई की वजह से होता है, जिसमें आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस ट्यूब्स के अंदर रिलीज होता है। ट्यूब्स की वॉल्स क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, और ये काज कौन करते हैं, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया आ गए, ये जितने भी केमिकल इरिटेंट्स होते हैं जैसे टोबैको स्मोक वगैरह होगा, ये आपके पास क्या करते हैं, ब्रोंकाइटिस का कॉज है। देखें, जब ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो आपके पास दो तरह के मेजर कॉज होते हैं ब्रोंकाइटिस के, या टू कैटेगरीज है ब्रोंकाइटिस की। एक अक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है और एक दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। जो अक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो 2 वीक्स तक लास्ट करता है और पेशेंट इससे रिकवर करता है और इसको डैमेज इतना खास नहीं होता ब्रोंकाई और उसके ब्रोंक्यूल्स का। एज पर हैप्स जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे, ये आपके पास जो है ये जो ब्रोंकाई होता है, ये आपके पास ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है ये आपके पास लास्ट करता है 3 मंथ टू 2 ईयर्स तक, ठीक है। और आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, ये 40 प्लस एज के होते हैं या उससे ओल्डर एज के होते हैं। अब नॉर्मली ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, ये कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली वाइल डूइंग हार्ड जॉब, ये वगैरह आपके क्या आ जाते हैं ब्रोंकाइटिस के। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पास इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाइटिस की डिसीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स हो जाता है, ठीक है, और एक्सेस म्यूकस सिक्रीट होता है जिससे आपके ब्रोंकाई के जो वॉल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, ठीक है। और ये वायरसेस और बैक्टीरियल और केमिकल इरिटेंट्स लाइक टोबैको वगैरह से आपको ब्रोंकाइटिस की डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके 2 मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक अक्यूट, 2 टाइप्स है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 वीक्स तक लास्ट करता है, ठीक है, लास्ट फॉर 2 वीक्स, ठीक है। और पेशेंट जो होता है विदाउट एनी डैमेजिंग टू ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के रिकवर कर जाता है। क्रोनिक 3 मंथ्स टू 2 ईयर तक लास्ट करता है। क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस होता है वो 45 प्लस एज के लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके सिम्टम्स में कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स, ठंडा महसूस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, और स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब आप हार्ड जॉब परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको ये सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का ज़्यादा फील होगा। फिर बात करते हैं आपके पास नमूनिया की बात करते हैं। देखें नमूनिया क्या होता है, नमूनिया इज़ बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ लंग्स होता है। देखिए जब आपके लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो इसको नमूनिया का नाम दिया जाता है, और जब ये लंग्स आपके ये इन्फेक्शन जब आपके दोनों लंग्स पे अटैक करता है तो इसको डबल नमूनिया भी कहा जाता है, ठीक है। द मोर कॉमन जो इसका काज होता है वो बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई होता है, ठीक है। इसका मतलब जो बेसिक वजह है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है, ठीक है। ये आपके पास एक बैक्टीरिया है जो इसको काज करता है। दूसरे कुछ वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस और फंगस इन्फेक्शन भी इसकी काज हो सकते हैं नमूनिया की, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि लंग्स की इन्फेक्शन को नमूनिया कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों साइड के लंग्स पे अटैक करेगा तो उसे डबल नमूनिया कहा जाएगा। और इसकी जो मेजर वजह है वो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है। सम वायरल इन्फ्लुएंजा वगैरह भी इसका काज हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं जब आपके एल्वेलाई के अंदर, तो ये उसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो ये लंग्स के टिश्यू को ब्रेक करते हैं, ठीक है। और आपके पास जो वो एरिया होता है जहाँ पे ये ब्रेक करते हैं वहाँ पे जो एरिया होता है वो फिल हो जाता है फ्लूइड से और पास से। और इसके जो सिम्टम्स ऑफ नमूनिया क्या होते हैं, कोल्ड हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, शिवरिंग हो सकता है, कफ विद सेप्टम प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। द पेशेंट स्किन जो होती है उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। डस्की और पर्पलिश कलर हो सकता है, ठीक है। पूर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है कि नमूनिया से प्रिवेंट किया जा सके। इसके लिए एस नमूनियाई यूज़ की जाती है, ठीक है, वैक्सीन। और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जाती है नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पास नमूनिया जो होता है बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ लंग्स होता है। अगर ये इन्फेक्शन आपके दोनों लंग्स पे अटैक करेगा तो इसे डबल नमूनिया कहा जाएगा, ठीक है, डबल
नमूनिया कहा जाएगा, ठीक है। और इसका जो बेसिक काज है वो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो इसकी वजह बनता है, ठीक है। वायरल इन्फ्लुएंजा वायरसेस वगैरह भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह भी इसका काज हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कॉजिटिक ऑर्गेनिज्म जब इंटर करता है आपके एल्वोलाई के अंदर, ठीक है, और सेटल डाउन हो जाता है और वहाँ पे वो ग्रो करने लग जाता है, जब ये लंग टिश्यू को डैमेज करता है तो वहाँ पे पस और फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस वजह से आपको जो सिम्टम्स में कोल्ड, शिवरिंग, फीवर, ठीक है, और आपके पास सेप्टम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। आपके स्किन का कलर चेंज हो सकता है, डस्की और पर्पलिश कलर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम वैक्सीन वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम नमूनिया से क्या कर सकें, बच सकें। नेक्स्ट बात करते हैं इम्फिज़मा की। तो बेसिकली इम्फिज़मा क्या है? इम्फिज़मा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई। जब एल्वोलाई की वॉल्स डिस्ट्रक्ट होने लग जाती हैं तो ये टर्म आपके पास क्या कहलाती है? इम्फिज़मा कहलाती है। ये आपके पास हेल्थी एल्वोलाई है और ये आपके पास डैमेज एल्वोलाई है, क्योंकि इसी इनर वॉल डिस्ट्रक्ट होने लग गई हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। जाहिर सी बात आपको पता है कि एल्वोलाई के अंदर ही गैशियस एक्सचेंज होती हैं, तो जब सैक्स बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो वो फिर लेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे गैशियस एक्सचेंज के लिए, जिससे आपके टिश्यूज़ के ब्रेक डाउन हो जाएगा और लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में एक्सहालेशन के बाद नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो एयर जो होगी वो पुश आउट नहीं हो पाएगी और ट्रैप होकर रह जाएगी लंग्स के अंदर। दोबारा रिपीट करता हूँ, इम्फिज़मा जो होता है वो आपके पास डिसेक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वोलाई होता है, ठीक है। जब सैक्स इसमें बड़े होने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो लेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके, ठीक है। इसके नतीजे में टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं और जब एक्सहालेशन होती है तो आपके पास जो आपके लंग्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाता, ठीक है। तो एयर जो होती है वो पुश आउट नहीं हो पाती और लंग्स जो होते हैं उनके अंदर वो जो होती है आपके पास एयर ट्रैप्ड होकर रह जाती है। इसके सिम्टम्स में क्या आ सकता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, फिटीग थकावट हो सकती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, वेट लॉस इसका तो अल्टीमेट वो है ना सिम्टम है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ इम्फिज़मा अपीयर, द पेशेंट क्या होगा है यूजुअली लॉस्ट 50% to 70% ऑफ हिज हार लंग टिश्यूज को क्या कर चुका होगा, डैमेज कर चुका होगा जब इसके सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो गए। और जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होगी इन द पेशेंट मे गेट सो स्लो दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाइज को इम्फिज़मा कहा जाता है। सेक्स का साइज़ क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, लेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाते जब एक्सहालेशन हो जाती है और लंग ऑक्सीजन जो होती है या एयर होती है ट्रैप होकर लंग्स में रह जाती है। इसके सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है। जब आपकी ये डिसीज़ हाईलाइट होती है तब तक पर्सन 50 to 70% अपने लंग्स टिश्यूज़ को डैमेज कर चुका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की। वो आपके पास आ जाता है अस्थमा। बेसिकली ये पोलन फॉर्म होती है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देर इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ जो ब्रोंकाई होती है उसको अस्थमा कहा जाता है, ठीक है। जब आपके ब्रोंकाइज के अंदर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, बेसिकली ब्रोंकाइटिस की तरह ही है, वे देर इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन होगी और नर्विंग ऑफ एयरवेज होगा। जिस तरह मैंने ब्रोंकाइटिस में बात की कि आपका म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और जो आपकी जो एल्वोलाई की इनर वॉल्स होंगी वो नैरो होना शुरू हो जाएंगी। तो जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं टू डिफरेंट अलर्जेंस, ठीक है। लाइक इसमें कई फैक्टर्स आ सकते हैं, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, पोलन हो सकता है। और जब कोई भी पर्सन इस चीज़ से एक्सपोज होता है, ठीक है, तो सेंसिटिव एयरवेज फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके नतीजे में पेशेंट की जो ब्रीथिंग कंडीशन होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। यानी कि अस्थमा बेसिकली क्या है कि आप जब अस्थमा एक बेसिकली एक एलर्जी की फॉर्म है जिसके अंदर आपके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, इन्फ्लामेट होना शुरू हो जाते हैं, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और नर्विंग ऑफ जब एयर वॉल्स होती है ब्रोंकाइटिस के अंदर, तो जब आप ये चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपकी जो इनर नर्विंग वॉल्स होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं, स्पेशली डिफरेंट अलर्जन से, जैसे डस्ट, स्मोक हो गया, परफ्यूम हो गया, पोलन्स हो गया। तो जब कोई भी पर्सन इस चीज़ से एक्सपोज होता है तो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जिसके नतीजे में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर। हर अस्थमा पेशेंट के अंदर पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वेरी करते हैं, ठीक है। तो मेजर जो सिम्टम्स होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ठीक है, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, ठीक है, वीजिंग हो सकती है, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कफ और चेस्ट टाइटनेस वगैरह इसके की फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है।
अब कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इसको डायलेट करने के लिए कि ब्रोंकाइल को वो जो इनर वॉल्स होते हैं उनको डायलेट किया जाए या म्यूकस को डायलेट किया जाए, ताकि आपको डिफरेंट मार्केट में इनहेलर्स भी मिलते हैं जो इसको कम करने के लिए, डायलेट करने के लिए इनर वॉल्स को क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स कैंसर की। तो लंग्स कैंसर बेसिकली एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है, टिश्यूज सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ द लंग्स, यानी कि जो सेल लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर अनकंट्रोल्ड क्या होना शुरू हो जाती है, डिवीजन होना शुरू हो जाती है सेल्स की, ठीक है। जो लंग्स कैंसर होता है, जब ये सेल होते हैं कंटिन्यू टू डिवाइड विद आउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म्स ट्यूमर, और फिर क्या बना देते हैं वो ट्यूमर, यानी कि बेसिकली लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने की वजह से आपके पास ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये सेलुलर जो ग्रोथ होती है ये आपके पास क्या करती है, मे आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग, यानी ये फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स के अंदर आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है, कफ आ जाता है, ठीक है, और कफिंग विद ब्लड आ जाता है, और वेट लॉस भी होना शुरू हो जाती है, जो लंग कैंसर के मेजर सिम्टम्स के अंदर आता है। जो लंग्स कैंसर होता है इसका जो मोस्ट कॉमन काज होता है, ठीक है, कैंसर रिलेटेड डेथ जो होता है उसमें सबसे जो मेजर काज होता है वो आपके पास स्मोकिंग आता है, ठीक है। तो जो मेन काज ऑफ एनी कैंसर जो होता है उसके अंदर इंक्लूड कार्सिनोजेन सच एज दो सिगरेट स्मोकर जो होते हैं, या वो पर्सन जो रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंडर इन्फ्लुएंस में होते हैं, या वायरल इन्फेक्शन की इन्फ्लुएंस में होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे जो मेजर काज आता है वो स्मोकिंग ही आल दो आता है। जो स्मोकिंग होती है वो अल्टीमेट काज होता है कि लंग्स कैंसर का। तो लंग कैंसर जो होता है वो आपके पास जो चेन स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, उनकी निस्बत जो स्मोक नहीं करते उनमें 50% रेशो कम होती है, ठीक है। आल दो मतलब बहुत सी रेशो कम हो जाती है, यानी कि उनमें चांसेस लोअर होते हैं लंग्स कैंसर के होने के जो चेन स्मोकिंग करते हैं उनकी निस्बत। तो जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो जो जब सिगरेट इनहेल करते हैं तो उनके अंदर 50 कार्सिनोजेनिक मतलब 400 डिफरेंट केमिकल्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन 50 कार्सिनोजेनिक केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसके साथ जो 7% विद स्टैंड कर रहा होता है, ठीक है, जो उसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो जब इस स्मोक को अपने इनहेल करता है तो विदाउट फिल्टरिंग इनहेल करता है, जो सिगरेट को पी रहा होगा, ठीक है, उस वो फिल्टर यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो होगा वो इतना डेंजरस नहीं होगा एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो उसके साथ खड़ा होगा, जो वो स्मोक को अपने अंदर क्या कर रहा होगा, इनहेल कर रहा होगा। अब ये पर्सन टू पर्सन इफ अ पर्सन मतलब अगर इसको स्टॉप करना शुरू कर दे, इसको छोड़ दे, ठीक है, तो फिर वक्त के साथ साथ क्या करेगा, मतलब क्या होगा, द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीज क्या हो जाएगा एज डैमेज टू द लंग इज रिपेयर्ड एंड कंटामिनेटेड पार्टिकल्स ग्रेजुअली क्या कर लिए जाएंगे, रिमूव्ड कर लिए जाएंगे। तो वर्ल्ड हू ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 31 मई को एवरी ईयर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, और ये वर्ल्ड हू डे मनाया जाता है, जिसके अंदर मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे हू की ऑर्गेनाइजेशन मनाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है वो मनाती है, ठीक है, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, ठीक है। जो नॉर्मली जो स्मोकिंग होती है, ठीक है, वो आपके लिए आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स शामिल होते हैं, ठीक है। 4000 डिफरेंट केमिकल्स शामिल होते हैं, ठीक है, जिसमें 50 कार्सिनोजेनिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, ठीक है। So many people think that lung cancer is the only smoking related disease and it is the number 1 cause of death among smokers, ठीक है। ये तो जो सिगरेट पीते हैं उनमें सबसे बड़ी वजह उनके लंग्स का डैमेज होना ही होता है। तो सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, हार्ट से लेकर वो आपके टो तक आपको डैमेज करती है, ठीक है, और आपके जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज होते हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो वर्ल्ड हू ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो बताती है कि उसके अंदर जो है ना ये सिगरेट स्मोकिंग रेशो कम हो चुकी है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कम हो चुकी है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें 3.4% पर ईयर या की रेशो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम द 2002, ठीक है। तो स्मोकिंग जो होती है वो आपको मैं बता चुका हूँ, कैंसर इन किडनी, ओरल कैविटी, लेरेंस, ब्रेस्ट, ब्लेडर एंड पेंक्रियाज में कैंसर का कॉज बना सकते हैं, ठीक है। मैनी स्मोकर जो होते हैं आपके पास मैनी जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, या मैनी केमिकल्स इन टबैको स्मोक डैमेज करते हैं आपके एयर पैसेज वे को, जो आपको इन्फिज़मा लेड कर सकता है, और अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस वगैरह, ये डिसऑर्डर्स कॉमन है इनके अंदर, इन्फिज़मा वगैरह। तो स्मोकिंग क्या करती है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डैमेज करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है टबैको के अंदर, ठीक है,
आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी को, हेमोग्लोबिन को कम कर देती है, ठीक है। और मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं उनकी तादाद में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन नॉर्मल नंबर्स, वो क्या करेंगे, दे मेक द ब्लड विस्कस, ब्लड को थिक कर देंगे, और ये आर्टरी और स्क्लेरोसिस की मेन कॉज हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो डिसीज़ है आर्टिकुलोसिस, जिसके अंदर आपके जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स और डिफरेंट कंटेमिनेटेड स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है, थिकर हो सकते हैं, ठीक है, और वो कॉज कर सकते हैं डिसीज़, ठीक है। और जो नॉन स्मोकर होते हैं, हु आर एक्सपोज्ड टू सेकंड हैंड स्मोकर, जिसे पैसिव स्मोकर भी कहा जाता है, एट होम और एट वर्क, वो उनके हार्ट रिस्क भी 25% 30% हो जा सकता है, और उनका लंग कैंसर रिस्क बाई 20 to 30% उनका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो स्मोकर जो होते हैं एट वेरी रिस्क फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली इन द लंग्स, उनका जो होता है वो जो स्मोकिंग जो करते हैं उनके लंग से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग क्या करती है, इंक्रीज़ करती है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, कॉज करती है बाय 2 to 4 टाइम्स नॉर्मल पर्सन के, और नमोनिया 4 टाइम्स क्या कर देती है, ये इंक्रीज़ कर देती है। स्मोकिंग आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग, टीथ को भी ख़राब करने का काम करती है, और टूथ लो 2 to 3 टाइम्स नॉन पर्सन की निस्बत क्या आना शुरू हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी कि बेसिकली अगर हम शॉर्टकट में लंग्स कैंसर और बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग को डिस्कस करें, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर लंग्स कैंसर की मेन कॉज है वो आपके पास स्मोकिंग ही है, ठीक है। लंग्स कैंसर में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है आपके टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ की, ठीक है, लंग्स टिश्यू की, और ये एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन बढ़ती ट्यूमर बना देती है, ठीक है। और बेसिकली जब ये ट्यूमर हो जाता है तो वो अनक्योरेबल हो जाता है, ठीक है। तो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग से बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए। ये आपको बेसिकली लंग्स को, यानी कि साइलेंट, ये बेसिकली डेथ की वजह बनता है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग्स को क्या करने लग जाता है, डैमेज करने लग जाता है। इसके अंदर 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसके अंदर 50 कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनको भी चाहिए कि जब कोई सिगरेट वगैरह पी रहा हो, आल्दो उसे मना किया जाए, आल्दो उससे दूर भी रहा जाए, ठीक है, क्योंकि जो उसके करीबी इन्फ्लुएंस में होगा तो उसको भी नुकसान होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हर 31 मई को कैंपेन भी चलाती है, ठीक है। और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर तो रेशो कम हो चुकी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें रेशो 2002 की एनालिसिस के मुताबिक 3.4% तक इंक्रीज़ कर चुकी है। तो इसके अलावा डिफरेंट आपके पास कैंसर्स कॉज हो सकते हैं, किडनी, ओरल कैविटी, लेरेंस, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पेंक्रियाज वगैरह के कैंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है, ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ब्लड विस्कस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, नमूनिया 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। आपका टीथ स्टेनिंग हो सकती है, ठीक है। टूथ लॉस 2 to 3 टाइम्स हो सकता है। ऑल दो एज अ रिजल्ट इसका 1% भी आपकी बॉडी के अंदर फ़ायदा नहीं है। तो यू शुड अवॉइड डूइंग एनी काइंड ऑफ दैट स्टफ विच इज़ डैमेजिंग टू योर टू योर दोज ऑर्गन्स, जो आपके ऑर्गन बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपकी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है स्मोकिंग से। तो यू शुड अवॉइड, और ऑल दोज पर्सन शुड अवॉइड डूइंग दिस। दूसरों को भी इस चीज़ से अवेयर किया जाए कि इन चीज़ों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर निकोटीन होती है जो पावरफुल पॉइजन होता है, ठीक है। और पुराने ज़माने में ये इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अब इसको इनहेल टोबैको स्मोकिंग थ्रू किया जाता है, और ये डायरेक्ट आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होती है, और नॉट ओनली आपकी आर्टरीज को हार्डर कर देती है बल्कि आपके ब्रेन टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकती है। देखें आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, ओरल कैविटी डैमेज हो सकती है, लेरेंस, ब्रेस्ट, ब्लैडर और पेंक्रियाज, ये डिफरेंट आपके अलावा मोर ओवर ब्रेन के टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। आर्टरीज हार्डन हो सकती हैं, आर्टरी स्क्लेरोसिस हो सकती है आपको, ठीक है। ब्लड थिक हो सकता है, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं जो सीरियस थ्रेट प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। तो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस ऑल दोज पर्सनस जो आपकी अवेयरनेस कैंपेन में आते हैं, ठीक है। वो दूसरों को भी इस चीज़ से अवेयर करें कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो यू शुड अवॉइड और डूइंग दिस स्टफ के इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, ठीक है। और ये जो स्मोकिंग है ये आपकी सेहत को भी नुकसान दे रही है, तो जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है तो उस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। So I hope you have liked this video. Kindly do subscribe my channel, like the video, and do share this video to as many friends as you can. Kindly click on the bell icon for the latest notification of my videos. Thank you very much.